आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है, हम इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, इनके मुख्तलिफ ऑपरेशंस देखेंगे, उनकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर से कि वेक्टर्स या फिर वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं ये क्या होती हैं। जितनी भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक स्केलर्स और दूसरी वेक्टर्स। स्केलर्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े। हमने इस चैप्टर के अंदर स्केलर्स के बारे में नहीं पढ़ना, हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए हम वेक्टर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which can be completely described by magnitude and direction। तो ये आपके पास वेक्टर्स की डेफिनेशन है कि ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, कम्प्लीटली का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हम इनमें से किसी एक चीज़ को भी छोड़ेंगे तो हम उस फिज़िकल क्वांटिटी का मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली नहीं समझ सकते। तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसको कम्प्लीटली समझने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत हो, एक मैग्नीट्यूड की और दूसरी डायरेक्शन की, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे हम यहाँ पे जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी जो है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमने किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को शो करना हो तो हमें उसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे जो है वो इसकी एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गाड़ी है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रही है। अगर हम इतना सेंटेंस बोलेंगे कि गाड़ी है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जा रही है, तो इसमें 5 तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। 5 जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसकी डायरेक्शन को शो नहीं किया हुआ। तो जितनी देर तक हम इसकी डायरेक्शन को साथ डिस्क्राइब नहीं करते उतनी देर तक हम इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसकी बजाय अगर हम ऐसे कहें कि एक गाड़ी है जो कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये फिर आपका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें 5 जो है वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और वेस्ट जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक ऐसी गाड़ी को डिस्क्राइब किया जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और जिसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। तो चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं तो आपने अब वेलोसिटी यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लिया। हम इसमें जो है वो और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। वेलोसिटी के अलावा एक्सेलरेशन है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अलावा फोर्स है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और भी इसकी जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आपने इसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये याद रखना है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है, यानी कि इस वेक्टर को शो कैसे किया जाता है। वेक्टर को शो करने के हमारे पास जो है वो दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है उसको आप बाकियों के मुकाबले में बोल्ड करके लिखें। जैसे ये देखें कि ये वाला जो ए है ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक वेक्टर है और ये जो ए है ये स्केलर है। इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि ये वाला जो है ये बोल्ड करके लिखा हुआ है
और ये वाला जो है ये सिंपल लिखा हुआ है। तो बोल्ड का मतलब है कि हम उसको दूसरे के मुकाबले में ज़रा वाजिया करके मोटा करके लिखेंगे तो ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज को शो करेगा। ये ए जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये वाला जो ए है ये एक सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड है और जो बोल्ड किया हुआ है इसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। दूसरा तरीक़ेकार ये है जो कि बहुत ही सिंपल सा है और इसको हम यूज़ भी करेंगे कि जो भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर आप एक सिंपल एरो का निशान बना दें। तो जिस भी अल्फ़ाबेट के ऊपर ये एरो का निशान बना होगा इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें ये जो ए है ये मैग्नीट्यूड को शो करेगा और एरो हेड जो है ये शो करेगा इसकी डायरेक्शन को, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे आगे इस चैप्टर के अंदर और आगे भी फिज़िक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिनोट करेंगे या शो करेंगे तो हम उसके ऊपर एक एरो हेड जो है वो बना देंगे। आपकी बुक के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनको इस तरीके से यानी कि नंबर 1 तरीके से शो किया गया बोल्ड करके, लेकिन हम जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे वो हम एरो हेड वाला यूज़ करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसको ग्राफिकली जो है वो कैसे शो किया जाता है। अगर हमने किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली शो करना हो यानी कि ग्राफ की मदद से, तो उसके लिए हम एक तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं कि हम उसको एक एरो के साथ जो है वो शो करते हैं। इस एरो के दो हिस्से हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं टेल और इस वाले हिस्से को हम कहते हैं हेड। टेल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है जहाँ पे आपकी वेक्टर क्वांटिटी स्टार्ट होती है और हेड उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमने उस वेक्टर क्वांटिटी को शो करना हो। और इस एरो की जो लेंथ होगी ये लेंथ भी आपने ऐसे ही चूज़ नहीं करनी, बल्कि इस लेंथ का भी एक ख़ास मकसद है। जो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी लेंथ को शो करेगा। मतलब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक गाड़ी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और वो जा रही है वेस्ट की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं 5 लूँगा और उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ। तो मतलब मैं एक ऐसा एरो ड्रा करूँगा जिसकी लेंथ 5 के बराबर हो और जिसकी डायरेक्शन यानी कि एरो हेड जो है वो किस तरफ हो, वेस्ट की तरफ। तो मैं यहाँ पे इसको ग्राफिकली शो करने लगा हूँ। ये मेरे पास जो है वो एक एरो आ गया जिसकी डायरेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। तो ये देखें कि यही जो हमारे पास वेलोसिटी वाली एग्जांपल थी 5 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, उसको मैंने ग्राफिकली शो कर दिया। एक ऐसा मैंने लेंथ एक ऐसा एरो ड्रा किया जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा यानी कि लेंथ उसकी 5 होगी और उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखिए आपको शो किया गया कि डायरेक्शन है उसकी वेस्ट की तरफ। ये कैसे पता चलेगा कि वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है? तो इसको शो करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है और वो क्या है कि हमारे पास टोटल 4 डायरेक्शंस होती हैं। फ़र्ज़ करें कि उन चारों डायरेक्शंस को हम कैसे शो करते हैं। अगर हम ये एक सिस्टम बना लें तो यहाँ पे ये होगा नॉर्थ, राइट की तरफ होगा ईस्ट, लेफ़्ट की तरफ होगा वेस्ट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा साउथ। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपने इन चारों डायरेक्शंस में से किसी भी तरफ वेक्टर को शो करना हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में जो है वो इसकी मदद से शो कर सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी चीज़ को नॉर्थ की तरफ शो करना है तो आपका एरो हेड अपवर्ड होगा, अगर ईस्ट की तरफ करना है तो एरो हेड राइट की तरफ होगा, अगर वेस्ट करना है तो उसका एरो हेड लेफ्ट की तरफ होगा और अगर साउथ की तरफ शो करना है तो उसका एरो हेड जो है वो डाउनवर्ड होगा। जैसे इस वाली एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसी गाड़ी थी जो कि वेस्ट की डायरेक्शन में थी। तो देखें कि मैंने इसका एरो हेड जो है वो लेफ्ट की तरफ शो किया क्योंकि हमारे पास जो वेस्ट की डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है, वेस्ट की तरफ होती है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं और इसको आसानी से याद रखने के लिए आपके पास एक तरीक़ेकार है। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा न्यूज़ का, न्यूज़, एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट एंड एस फॉर साउथ। तो न्यूज़ जो है ये असल में चारों डायरेक्शंस जो होती हैं हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इसका एब्रीवेशन होता है। तो इस तरीके से आप इस चारों डायरेक्शंस को जो है वो याद रख सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर्स को शो करने का तरीक़ेकार था, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि हम इसको जो है वो किस तरीके से ग्राफिकली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब हम ये देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट
सिस्टम क्या होता है और इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ये रेक्टेंगुलर का वर्ड आपको इस चैप्टर के अंदर काफ़ी जगहों पे नज़र आएगा। रेक्टेंगुलर का वर्ड आपको जहाँ पे भी नज़र आए उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें दो लाइनें एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे ड्रा की गई हैं तो उसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो लाइंस हैं, ये एक फर्स्ट लाइन आ गई और ये दूसरी लाइन आ गई। इन दोनों लाइंस को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसका क्या नाम है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों लाइनों को हमने जिस पॉइंट के ऊपर मिलाया हुआ है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का। ओरिजिन का मतलब होता है आगाज़, यानी कि जहाँ से उस चीज़ का स्टार्ट हो। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें जो हैं ये इस तरीके से ड्रा की गई हैं कि इनका आपस में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये आपने याद रखना है कि आपने दो लाइंसें लेनी है जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर रखना है और इस तरह से रखना है कि वो एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। इनमें से एक लाइन को हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और दूसरी लाइन को हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। नॉर्मली जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये वाली जो लाइन मैं शो कर रहा हूँ, इसको हम एक्स एक्सिस लेते हैं जिसमें राइट की तरफ पॉजिटिव एक्स और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव एक्स होता है। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं जिसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई और नीचे की तरफ माइनस वाई होता है। तो ये जो हमारे पास पूरे का पूरा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसका एक दूसरा भी नाम होता है कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इसके हम दो नाम जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी और इसको हम कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो इसमें मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। कि आपके पास दो लाइंस हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने इस तरीके से ड्रा किया कि इनका आपस में 90 डिग्री का एंगल बना और इनका जो पॉइंट है जिस पे ये इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम कहेंगे ओरिजिन। इनमें से एक यानी कि हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस ले लेंगे और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस ले लेंगे। तो ये जो आपके पास सिस्टम बन गया इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर या फिर कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम ये देखेंगे कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, यानी कि इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये किसी भी पॉइंट या किसी भी वेक्टर की लोकेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फ़र्ज़ करें जी, ये हमारे पास दो लाइंस आ गई, इनमें से एक जो है वो एक्स एक्सिस आ गया और दूसरा वाई एक्सिस आ गया और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। अगर फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसको मैं पी कह देता हूँ। अगर आपने ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक पहुँचना है तो आप कैसे पहुँचेंगे, या आपने अगर ओ से पी तक जाना है तो आप कैसे जाएंगे। आप ओ से पी की तरफ एक लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, एक वेक्टर जो है वो ड्रा करेंगे। तो ये जो ओ से पी की तरफ आपने एक वेक्टर ड्रा किया हुआ है, फ़र्ज़ करें कि हम इसको वेक्टर ए कह देते हैं। तो आपने ये पता लगाना है कि ओ से पी तक जाने में आपको किस किस डायरेक्शन में कितना कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब ज़रा यहाँ पे देखें, अगर हम ओ पे रहते हुए एक्स एक्सिस की तरफ चलते जाएं तो क्या हम पी पॉइंट तक पहुँच सकते हैं? हम पी पॉइंट तक नहीं जाएंगे। अगर हम ओ से वाई एक्सिस की तरफ चलते जाएं फिर भी हम नहीं जा सकते। तो इसका मतलब है कि हमें ओ से पी पॉइंट तक जाने के लिए कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस की तरफ और कुछ डिस्टेंस वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि दोनों तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो ए वेक्टर है ये असल में एक्स और वाई के दरमियान है। तो इसको हम कहेंगे कि ए वेक्टर जो कि पॉइंट ओ और पी को मिला रहा है, ये एक्स वाई जो आपके पास ओरिजिन है या एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो है उसके अंदर पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर ओ से पी पॉइंट तक जाना है तो आपको कुछ डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ेगा, लेट से ए डिस्टेंस, और कुछ डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ेगा, लेट से बी डिस्टेंस। तो मेरे पास पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, ए एंड बी। ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर ए और बी नज़र आ रहा है, इसमें जो पहले वाली टर्म होती है ये एक्स को शो करती है और दूसरे वाली टर्म किसको शो करती है, वाई को। मतलब आपने अगर ओ से यानी कि ओरिजिन से पी पॉइंट तक जाना है तो आपको एक्स एक्सिस की तरफ ए डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा और वाई एक्सिस की तरफ बी डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। या आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 और 4। अब देखें इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक जाना है तो मुझे एक्स एक्सिस की तरफ 3 यूनिट्स डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा और वाई एक्सिस की तरफ 4 यूनिट्स मूव करना पड़ेगा।
हमेशा ब्रैकेट के अंदर जो पहले वाली टर्म होती है ये एक्स एक्सिस के डिस्टेंस को शो करती है और जो सेकंड वाली टर्म होती है ये वाई एक्सिस के डिस्टेंस को शो करती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर आपने चीज़ देखनी है वो है इसका एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा जो है ये क्या चीज़ होती है, यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए का चूंकि ये वेक्टर है तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ये जो 3 और 4 देखा ये हमने मैग्नीट्यूड देखा, 3 है एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड और 4 है वाई एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करूंगा थीटा, और इस एंगल थीटा की क्या डेफिनेशन है, ये एक ऐसा एंगल होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है, और नंबर 2 इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा किस तरफ होती है, इन द एंटी क्लॉक वाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एंगल थीटा को समझना है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी होंगी। एंगल थीटा हमेशा वो एंगल होता है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक मैंने वेक्टर ले लिया बी। अब ये अगर एंगल हम लेंगे तो हम इस एंगल को थीटा नहीं कह सकते, ये थीटा के अलावा और कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा फाई, लेकिन हम इसको थीटा नहीं कहेंगे क्योंकि थीटा वो एंगल होता है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये किसके साथ बन रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। बिल्कुल इसी तरह से अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये एक वेक्टर है और यहाँ पे हमने एक एंगल बनाया तो ये भी माइनस एक्स के साथ बन रहा है, तो ये भी एंगल थीटा नहीं होगा। एंगल थीटा जो है वो हमेशा कौन सा एंगल होता है कि ये फर्ज करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका नाम हमने बी रख दिया। तो अगर मैं इसका एंगल थीटा ड्रॉ करना चाहूँ तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि नंबर 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपने अपने पेन को रखना है और उसको किस तरफ लेके जाना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। और कहाँ तक लेके जाना है, उस वेक्टर तक जिस वेक्टर का आपने एंगल थीटा निकालना है, तो ये वाला आपके पास एंगल थीटा होगा। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको एंगल थीटा क्लियर हो जाएगा। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसका नाम मैंने रख दिया सी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। अब देखें कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल थीटा नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाना है, तो ये वाला जो हमारे पास एंगल है ये कौन सा होगा, थीटा। मतलब अगर आपने एंगल थीटा को शो करना है तो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक लास्ट चीज़ है और वो क्या है, 3 डायमेंशंस। फर्ज करें कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो कि 3 डायमेंशंस के अंदर है। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक वेक्टर है ए। अब इसको अगर मैंने इस पी पॉइंट को मैंने शो करना है तो मैं कैसे करूँगा, हमारे पास 3 एक्सिस बन सकते हैं, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और एक तीसरा एक्सिस भी आता है जिसको हम कहते हैं जी एक्सिस। इस केस में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ए बी एंड सी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने ओरिजिन से चल के इस पी पॉइंट तक जाना है तो हमें एक्स एक्सिस की तरफ ए डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, वाई एक्सिस की तरफ बी डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा और जेड एक्सिस की तरफ सी डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। तो अगर आपको एक्स और वाई के साथ एक तीसरा एक्सिस यानी कि जी एक्सिस भी नज़र आए तो इसका मतलब है कि इसको हमने 3 डायमेंशंस यानी कि स्पेस के अंदर जो है वो शो किया हुआ है। तो याद रखें कि 2 डायमेंशन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस यानी कि 2 एक्सिस होते हैं और 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास एक्स और वाई के साथ एक तीसरा एक्सिस भी आ जाता है जिसको हम कहते हैं जी एक्सिस। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसकी बेसिक चीज़ें हमने देखी कि वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसको शो कैसे करते हैं, इसको ग्राफिकली कैसे दिखते हैं, और उसके बाद रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा।